नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र में कई वादे किए, लेकिन इन वादों में सबसे अहम है समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा। 2019 के बीजेपी के घोषणा पत्र में भी ये वादा था, जो पूरा नहीं हुआ है। लेकिन इस वादे को 2024 के घोषणा पत्र में जगह दी गई है। बीजेपी लंबे वक्त से पूरे देश में एक समान सिविल लॉ लागू करने की पक्षधर रही है। उत्तराखंड में हाल ही में बीजेपी की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी किया है। अब संकल्प पत्र में बीजेपी ने इस मुद्दे को शामिल कर बता दिया है कि 2024 में यदि बीजेपी की सरकार बनेगी तो एक कड़ा फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का भी होगा। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि 2024 में सरकार बनेगी तो कड़े फैसले किए जाएंगे। उन कड़े फैसलों में यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन भी हो सकता है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन की गुंजाइश कितनी है और ये कैसे संभव हो सकता है, इस पर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी रिसर्च कर रही है। लेकिन बीजेपी ने दो बड़े मुद्दे संकल्प पत्र में घोषित कर सीधे एक खास तबके के वोटर्स तक अपील की है। बीजेपी के कोर वोटर के अलावा उस समुदाय को भी साधने की कोशिश की है जो इन दोनों ही मुद्दे को ही देश में लागू होते हुए देखना चाहता है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। इन सब के बीच कितना अहम होगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अब तक गोवा में लागू है, गोवा में काफी वक्त से लागू है और अभी फरवरी 2024 यानी कि इसी साल और एक महीने पहले ही ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में भी लागू हुआ है। इस पर चर्चा करने के लिए आलोक मेहता, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद मोहन, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज है। सुशील जो है वो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक सर, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी और समझना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम आज संकल्प पत्र को देखते हैं तो 10 बड़े अगर हम वादों पर नजर डालें तो जिसमें सबसे अहम जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नजर आता है। दूसरा नजर आता है वन नेशन वन इलेक्शन। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी हाल ही में उत्तराखंड में लागू हुआ है। ऐसे में बीजेपी ये कह रही है कि अगर 2024 में हमारी यानी इसी साल सरकार बनती है तो पूरे देश में यह लागू किया जाएगा। क्या संभावना और इसके जरिए किस तबके को साधने की कोशिश और कितना फायदा इसके जरिए बीजेपी को मिलता हुआ दिखेगा? देखिए, राजनीति से यदि हट के बात करें तो इसके पहले भी भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी और कई दूसरे भी वैसे नेता जो उनका समर्थन करते रहे हैं पार्टियां, वो समान नागरिक संहिता के समर्थन में रहे हैं। इसलिए जैसे 370 खत्म करने का वायदा सत्ता में आने के 3 महीने बाद पूरा कर दिया गया, वैसे ही मेरा ऐसा मानना है कि आने के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा, समय सीमा तो हम और आप भी नहीं बता सकते, लेकिन संसद में बहस के बाद सबसे बड़ा मुद्दा वो होगा। वन नेशन वन इलेक्शन में थोड़ा समय इसलिए लग सकता है कि विधानसभाओं के भी जो चुनाव है उसके साथ जो रिपोर्ट दी गई है पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की, उसको ध्यान में रख करके किया जाएगा। और ये इसलिए नया नहीं है कि पहले नेहरू और इंदिरा गांधी शुरू के काल में तो यही था, हमेशा साथ में इलेक्शन होते थे। यही आश्चर्य की बात है कि उसका जब विरोध करते हैं कि साहब ये क्या नेहरू तानाशाह होना चाहते थे या इंदिरा गांधी इमरजेंसी से पहले तानाशाह होना चाहती थी? मतलब जो लाल बहादुर शास्त्री तानाशाह होना चाहते थे, जो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे राष्ट्रपति रहे, कोई ने कभी वन नेशन वन इलेक्शन का कोई विरोध असहमति तो नहीं की ना। वो तो संविधान में जो प्रावधान है उसी के तहत किया गया। तो इसलिए उसको, लेकिन हाँ, चूंकि बीच में ढर्रा गड़बड़ हो गया तो कैसे आगे इम्प्लीमेंट हो, कुछ उसके सुधार और हो सकता है, उस पर और भी विचार, चूंकि जो रिपोर्ट आई है और संसद में चर्चा हो। लेकिन हाँ, समान नागरिक संहिता और दूसरा आप और ध्यान दीजिए, जो शायद हम इससे ब्रेक के पहले नहीं चर्चा कर चुके, भ्रष्टाचारियों पर उससे भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई का संकल्प किया है। भारत देश में लोग इसी बात से खुश हैं। नेता रो रहे हैं क्योंकि जेल जा रहे हैं, केजरीवाल एंड कंपनी और कितने ही लोग तैयार, जेल के शिक्षे के पीछे कई लोग और खड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता भी तैयारी कर रहे हैं, उनके प्रॉपर्टी जब्त हो रही है, नेशनल प्रॉपर्टी जब्त हो गई। तो ऐसी स्थिति में कुर्क कर दी जाएगी। उन लोगों को चुनाव के बाद अगले कुछ महीनों में सबको जेल जाने की तैयारी हो रही है। इसलिए जो बेचैनी है, तेजस्वी यादव के जो केस चल रहे हैं, लालू परिवार के राबड़ी और उनको भी जेल जाने की तैयारी है, तो उससे जनता खुश होती है। इस संकल्प पत्र में एक तरफ जिनको इम्प्लीमेंट पहले किया गया, भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने में मीडिया में चाहे प्रचार कर लें कि साहब बड़ा जुल्म हो रहा है,
अमेरिका में करके, ब्रिटेन में करके, लेकिन BBC पर लेकिन दिखा आलोक दें। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जब कुछ दिन पहले ही इसको लेकर जब आवाज उठी थी तो विपक्षी पार्टियों ने तमाम सवाल खड़े थे। वो सवाल ये थे कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन पहले होता रहा है, लेकिन क्या वन नेशन वन इलेक्शन अगर होगा आगे तो जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो कि विधानसभा में या जो रीजनल पार्टीज के मुद्दे होते हैं, जो रीजनल मुद्दे होते हैं, वो उठाए जाते हैं। और ऐसे में अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है जो पार्टी उस वक्त मौजूदा समय में राजनीति में होती है, तो क्या अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो उस वक्त जो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे वो रीजनल मुद्दों पर हावी होंगे, हो सकते हैं। ऐसे में तो फायदा फिर किसी एक पार्टी को होगा, जो कि लोकसभा चुनाव में जो पार्टी रहेगी, और उसको लेकर एक लहर जो है वो क्या बनती हुई नजर नहीं आएगी, जिसका रीजनल तौर पर भी फायदा होगा उसी पार्टी को। देखिए, इसका मैं जवाब आपको इसलिए दूंगा कि 77 के इलेक्शन में भी मैं घुमा हूँ देश में भी, और उसके बाद 80 में जब इंदिरा गांधी वापस आ गई उसके बाद भी घुमा हूँ। तो 80 में वो जीत के आई, और 82 एक साल के बाद ही यही कर्नाटक आंध्रा में वहां पर कांग्रेस हार गई। मैं इलेक्शन कवर करने गया, मेरे पास आज भी उसकी 4-4 पेज की रिपोर्ट जो मैं मैगजीन में काम किया। तो मेरा ये कहना है, वो जब हमने भी वोट दिए हैं कई जगह, अभी भी कई विधानसभाओं के, लोकसभा के अभी भी साथ हो रहे हैं। यदि आप जो हमारा मतदाता, पहले तो हम में भी जागरूकता शायद कम रही होगी, हमें मतलब हमारे उस समय के पीढ़ी में, आज लोग जागरूक भी हैं। उनको मालूम है कि दिल्ली में मुझे आम आदमी पार्टी को देना है या बीजेपी को देना, कांग्रेस को देना है। तो ऐसे कई राज्यों में जो छोटे प्रदेश हैं वहां भी लोगों ने लोकसभा में अलग वोट दिया। ये एक गलत पे भी प्रचार किया जाता है। ये ठीक है, थोड़ा सा तो डोमिनेटेड होगा जो जिसका जो केंद्र में है। यदि लोगों को लगता है भैया यहाँ सरकार दोनों में आयुष्मान भारत लागू होगी तो हमें भी इसी को देना चाहिए। केजरीवाल जी नहीं कर रहे तो छोड़ो यार, कम से कम ऐसी सरकार आएगी जो आयुष्मान दिल्ली में लागू हो जाए। उदाहरण मैंने आपको छोटा सा बताया। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो वोटर है अब पहले की तरह लूट करके वोट नहीं मिलने वाला। जो वापस वो मांग कर रहे हैं कि ये बंद कर दीजिए, हमारे वापस हाथ से वोट डालने का काम शुरू कराइए, तो उसकी वजह यह है कि वोट डालने वाला, इसलिए मैं 80 से उदाहरण दे रहा हूं आपको। विधानसभा और लोकसभा में या नगर निगम के चुनाव में हमने आपने हो सकता है किसी और को वोट दिया हो, राष्ट्रीय स्तर पर हम किसी और को वोट देते उसी बूथ पे जाके, उसी स्कूल के सामने जाकर के। इसलिए ये धारणा भी खाली प्रचारित है कि तानाशाही। कांग्रेस का भी आप कह सकते हैं, कांग्रेस ने तानाशाही कर दी, इसलिए उसको दोनों जगह सरकारें बनती थी। बाद में वो बदला, कई जगह चरण सिंह जीत के आते थे, स्वयं पार्टी के लोग जीत के आते थे दूसरे कोई लोकसभा में, और विधानसभाओं में कांग्रेस जीतती थी। कम्युनिस्ट पार्टी 57 में गढ़ था आरएसएस का भी, हिंदू युवाओं का। इंदौर जैसे शहर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के होमीदाजी 57 में जीत के आए लोकसभा में। विधानसभा में नहीं, विधानसभा में बहुमत भारी कांग्रेस का रहा। तो ये उदाहरण है जो इस भ्रम को, जो आपने जो सवाल उठाया, मैं इसलिए सारे उदाहरण आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब अरविंद जी से भी इस पर मैं एक कमेंट चाहूंगी। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, जिसे एक तबका देखना चाहता है कि देश में लागू हो, और 1835 से इस पूरे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा चली आ रही है, क्या लग रहा है जो वादा ये बीजेपी की तरफ से किया गया है अपने घोषणा पत्र में, इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि उत्तराखंड में लागू हुआ और विपक्षी पार्टियां इस पर सवाल भी खड़े करती रही। देखिए, ये जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से बात चल रही है, और काफ़ी सारे लोगों का मानना है, जिसमें विरोध के सबसे बड़े नेताओं में एक डॉक्टर लोहिया भी मानते थे कि अगर फौजदारी कानून एक बन सकता है तो सिविल कानून क्यों नहीं बन सकता है। तो बनना चाहिए, और एक देश में एक कानून होना चाहिए। लेकिन इस देश में असल में इतनी सारी विविधता है, जैसे कहीं लड़कियों की प्रधानता है परिवार में। ये कहना थोड़ा फटा लगेगा अभी सामान्य ढंग से कि ससुराल में जाके बसता है पुरुष, लड़की नहीं बसती। तो मातृ प्रधान समाज हैं। शादियों का यही हिसाब है कि शादियां एक से अधिक होने का। लेकिन बीजेपी की पॉलिटिक्स लंबे समय से ये रही है कि मुसलमानों की 4 शादी, उनके बच्चे का भी ज़्यादा बच्चे होने का ये मिथ एक फैलाओ, और एंटी मुसलमान एक सेंटिमेंट बनाए। सारा यूसीसी का मतलब वही होकर रह गया। एक छोटा प्रयोग अभी उत्तराखंड में हुआ है, और उत्तराखंड में जैसे हुआ है वैसे ही कई चीज़ों में उसकी कमजोरी दिखने लगी। जैसे सहजीवन आज के तारीख में नए लड़के लड़कियों के लिए बहुत ही कॉमन चीज़ है, उसकी सीमा तुरंत समझ में आती
उस लड़की को कोई भी कानूनी मदद उसमें मिलने वाली नहीं, बल्कि उल्टा उसके खिलाफ माहौल है। फिर उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में भी कई ऐसे ट्राइब हैं जिनको इस कानून के दायरे से बाहर रखना पड़ा, क्योंकि उनके जो रीति रिवाज हैं वो कॉमन सिविल कोड में आते ही एकदम उल्टे उसका प्रभाव होगा। तो इतने बड़े मुल्क में जब इसको आप लागू करें तो इन सब चीज़ों को देखें, उसमें प्रॉपर्टी राइट्स भी हैं, उसमें इनहेरिटेंस के राइट्स भी हैं, उसमें जैसे इस दिल्ली शहर में ही सब, पता नहीं आपको मालूम है कि ना, अभी हाल तक दिल्ली शहर में ये था कि अगर आपके परिवार में लड़का नहीं है तो लड़की को प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा। इस दिल्ली शहर में अभी तक कानून था, अब जाके बदला है। वो भतीजों को मिल जाएगा, घर के दूसरे मेल मेंबर्स को मिल जाएगा, लड़कियों को नहीं मिलेगा। तो कॉमन सिविल कोड का मतलब सिर्फ 4 विवाह और 3 तलाक ये नहीं है। कॉमन सिविल कोड का मतलब पूरा ही सिविल जीवन जिस तरह से आप जीते हैं उन सब पहलुओं को ले आना। उतनी कभी चर्चा मैंने नहीं देखी है। जो भी यूसीसी की वकालत करते हैं या बात करते हैं उनको 3 तलाक और मुसलमानों का ज़्यादा बच्चा होना यही इशू दिखाई देता है और यही इशू बनाना होता है और उससे अपनी पॉलिटिक्स चमकानी होती है। तो यूसीसी को फिर अब ऊपर करने का मतलब आए, इसमें सारी चर्चा हो, सब लोग मिलजुल के करें, जो भी कमियां जहां दिखाई देती हैं उनको दुरुस्त किया जाए और फिर एक कानून लागू हो तो ये स्वागत का काम है। लेकिन ये चर्चा पहले होनी चाहिए। ये नहीं हो कि एक दिन आप कानून लेके आएँ और फिर कहें कि हमने सब बदल दिया और हमने बहुत बहादुरी कर ली। तो ये दोनों चीज़ें और वन नेशन वन इलेक्शन जो भी स्टडी हुए हैं वो बार बार ये बता रहे हैं कि जब 7 चुनाव होंगे तो केंद्र की पार्टी को, जो बड़ी पार्टी होगी, उसको एडवांटेज होगा। जो छोटे ग्रुप होंगे, छोटे समूह होंगे, वो इसमें पीछे छूटेंगे, क्योंकि मुद्दा फिर वही हावी हो जाता है बड़ा। और फिर जो छोटे ग्रुप्स हैं, तो हिंदुस्तान जैसी विविधता जिस देश में है वहाँ हर ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन, हर ग्रुप के एस्पिरेशन, हर चीज़ को पॉलिटिकल सिस्टम एड्रेस करे और उसको अपने में लिए, ये जरूरी है। सिर्फ ये कह लेना कि एक मुल्क है तो एक जैसा एक पार्टी रहनी चाहिए, एक नेता रहना चाहिए, ये कहना मेरे ख्याल से मुल्क की विविधता का अनादर करना। ठीक है अरविंद जी, आपसे इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सुशील जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, जिन बातों का जिक्र अरविंद जी की तरफ से किया गया और साथ ही आलोक जी भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है और ये कहा गया है साफ तौर पर घोषणा पत्र में कि अब तमाम जो वादे किए गए हैं उनको तेजी के साथ लागू किया जाएगा, और हो सकता है क्योंकि एक जगह हम देख रहे हैं प्रयोग किया जा रहा है, उत्तराखंड में फरवरी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है और तुरंत ही अगर सरकार बन जाती है, जो वादे हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है, जिस बात का वो जिक्र कर रहे थे अरविंद जी की जिस तरह से तमाम चीजें ऐसी हैं जो बदल जाएंगी, किसी को इसका फायदा होगा, किसी को इसका नुकसान भी हो सकता है, तो इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद लागू होना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, आपने यहाँ देखा होगा कि ये जो इस बार जो हमने ये बहुत चर्चा की इस पे, ये घोषणा पत्रों पे, आपने देखा जो इससे पहले घोषणा पत्र लोगों ने पेश किए उसमें खाली एक चीज था, नेगेटिव चीज ज्यादा थी और दूसरी चीज थी कि हम अगर आएंगे फिर हम ऐसा करेंगे। लेकिन बीजेपी का जो घोषणा पत्र उसमें सीधा लिखा है, अगर की चीज ही नहीं है, हम आ रहे हैं, हम ये चीजें करेंगे। एक तो ये चीज है। दूसरा चीज है, मोदी जी की जो गारंटी होती है वो 100% ये करेक्ट होती है। आप देख लीजिए, मोदी जी सरकार जब अगली बार आएंगे, आप देखिए पूरी तरह जो ये यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। और इसका एक परिणाम मैं आपको कश्मीर का दिखाऊंगा। मोदी जी ने ये तय किया था एक देश एक निशान। हालांकि आज तक जितनी भी सरकार है कोई इसमें काम नहीं कर पाया। जम्मू कश्मीर के जो बड़े बड़े नेता है जो परिवारवाद वहां चलाते हैं, उन्हें कहा था अगर कोई इस कानून के साथ हाथ लगाएगा उसके हाथ काटेंगे। फिर क्या हुआ, मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 317 हटा देंगे, 317 हट गया। और अब भी वहां पर क्या है, एक देश एक निशान। पहले होते थे हर बिल्डिंग पे 2-2 फ्लैग्स होते थे, एक जम्मू कश्मीर का स्पेशल फ्लैग और भारत सरकार का। लेकिन मोदी जी का निष्ठा है, उन्होंने वो चीज कर दिया पूरा। ऐसी जो ये आपका यूसीसी है बहुत एक जरूरी है, क्योंकि आप देख लीजिए देश में इस टाइम बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ डेमोग्राफिक कैरेक्टर वगैरह सारा चेंज हो रहा है।
कुछ जगह ऐसे हो, एक कम्युनिटी के लोग पलायन कर रहे हैं, कुछ ऐसी जगह है जहां पर दूसरी कम्युनिटी के लोग पलायन कर रहे हैं। एक बार ये यूसीसी कानून हो जाएगा, चालू हो जाएगा, तो पूरा ये हो जाएगा, हर एक को हक मिलेगा, हर एक को ये किसी को कोई चीज की परेशानी नहीं रहेगी। आप देख लीजिए जो आजकल ये आप बिलीव नहीं करेंगे, आज यहाँ रामपुर जैसा शहर जहाँ 50% जैसे मुसलमान लोग रहते हैं, वहां पर भी बीजेपी को 2 बार विजय होगी। क्योंकि मुसलमान भी जो है, जो नेतागिरी करते हैं, जो इसमें राजनीति करते हैं, वो इसके खिलाफ है। आप देख लीजिए 3 तलाक से मुस्लिम औरतें ये फ्री हो गई। ऐसा कानून था पहले 3 तलाक के, जिससे मुस्लिम औरतें सबसे ज्यादा परेशान थी। वो हमेशा यहाँ रहती थी टिप टोस पे, अगर पति कभी भी नाराज हो गया, 3 बार कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो वो हो गया उसका बर्बादी होगी जिंदगी की। लेकिन वो कानून जो बना दिया मोदी जी ने, 3 तलाक हटा दिया, बहुत सारी मुसलमान ये महिलाएं हैं जो उससे बड़ी खुश है। हाँ। ऐसे जो बाकी चीजें आ रही, जैसे जम्मू कश्मीर की एक और मिसाल देता हूँ। जम्मू कश्मीर की पहले क्या होता, अगर कोई लड़की बाहर किसी और स्टेट में शादी करती, उसको जायदाद में कोई हक नहीं मिलता था, और जम्मू कश्मीर में उसकी जो स्टेट सब्जेक्ट खत्म होगी। लेकिन जो नया कानून आ गया, हाँ। जो 317 हटा के अब वो कहीं भी हिंदुस्तान में शादी करे, उनकी नागरिकता सही रहती है। चलिए ठीक है, सुशील जी आप हमारे साथ रहिए, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे और आप सभी हमारे साथ रहिए। अब बात करेंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल को